जाति की बात करी, सवर्ण को आपने बोला कि सब खराब है, जिसकी मनवादी विचारधारा, ये कह रही है ना जी। तो इसी देश की जनता ने आप ही लोग कुर्सी पे बिठाती हो। मोदी जी ओबीसी से आते हैं, कुर्सी पे बिठाया, तो अब किसको चुनाओगी? कोई सवर्ण बैठा है कुर्सी पे? स्वर्ण नहीं बैठा, लेकिन ओबीसी बैठा है जो स्वर्णों के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है उनकी, वहाँ से उनके सारे पूंजीपति, उनके सारे वही लोग हैं। 5-6% ब्राह्मण है हम, एक बात कह रहा हूँ, 5-6% देश में वो कुर्सी पे बिठा सकता है? आप 80% वोटर हो। क्षत्रिय वैश्य ये भी तो हैं जो 3 वर्ण हैं, उनसे मिली सरकार है। सिर्फ ब्राह्मण तो सिर्फ ये जातिवाद जो ब्राह्मणवाद है वो अलग है, लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उन्होंने कुर्सी पर इनको जो इनके कैसे बिठा देगा? मतलब 20-22% भी वोट नहीं बनते हैं। झूठे लारे लपे देके ये सत्ता में आए। नहीं, उस झूठ को पकड़ने में 10 साल लग गए, जब पूरी बर्बादी के कगार पे पहुंच गए तब। देखिए 2019 से पता नहीं चला। आपकी सही बात है, मानसिक गुलामी। जब 15-15 लाख रुपए जब अकाउंट में आ रहे थे ना, तो बड़ी गुदगदी मच रही थी हमारे। इस देश को चलाने वाले, मैं बार बार उस चीज को पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप जिस समुदाय के आते हैं उस समुदाय के हाथ में सत्ता की चाबी है। आप ही चाबी देते हो, आप ही रोड पे खड़े होकर चिल्लाते हो। देखिए बात यह है कि अगर यही तो सबसे बड़ी बात है कि जनता की सबसे बड़ी कमी है कि अगर जनता अगर एक हो जाए और जनता अपने वोट की कीमत, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया है, शायद उस वोट की कीमत को लोग जान नहीं रहे हैं। उसे छोटे से शराब या बहकावे में आकर उस चीज़ को बेच दे रहे हैं। अगर वो अपनी वोट की ताकत अगर को पहचान ले नहीं, लेकिन एक बात तो आपने जब मान लिया ना कि लालच में फंसे थे ना। नहीं बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहे हैं ना, लालच था ना, बिल्कुल। अभी अरे हमारा नहीं था। देखिए आप पर्टिकुलर ये ना कहें। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबके लालच दिया गया ना। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर रितु सिंह दलित समुदाय से आती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पे प्रोफेसर थी। दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। उनको अपने पद से हटा दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। वो कह रही हैं कि जो दलित समुदाय से आती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रही हैं कि दलित होने की वजह से उनको हटाया जा रहा है, और अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है। उनका आरोप है कि जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने जानबूझ करके उनको हटाया है, जाति की वजह से हटाया है। वहीं पे जो प्रिंसिपल हैं वहाँ की, उनका भी बयान अलग अलग जगह पे मैंने देखा है। वो कह रही हैं कि जो डॉक्टर रितु सिंह हैं वो अच्छा पढ़ा नहीं रही थी। कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने सिग्नेचर दिखाए कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। हमारे साथ लोग खड़े हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आर्ट्स फैकल्टी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और डॉक्टर रितु सिंह भी यहीं पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक दलित होने का सबसे बड़ा वो आरोप लगा रही हैं कि जिसकी वजह से वो कहती हैं कि हमें हटाया गया। क्यों हटाया गया उनको? देखिए, जो बहन डॉक्टर रितु ने जो बताया है बिल्कुल सही है, और 10 महीने पहले इनके खिलाफ जो दिल्ली दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोग SC ST OBC समाज के लोग सब संगठित होकर बहन डॉक्टर रितु के साथ में रहें, और जो इस तरीके की जातिवादी अगर मानसिकता की कोई प्रिंसिपल अगर कॉलेज में है, तो मैं कहूँगा कि इन प्रिंसिपल को, इस तरीके की विचारधारा और मानसिकता वाले लोगों को कॉलेज की प्रिंसिपल रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इनके नौकरी से भी इनको बर्खास्त करना चाहिए, और इनको सज़ा, जो कानून की कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, वो इनको देना चाहिए। डिग्री तो असली है इनकी। किनकी? रितु सिंह की डिग्री तो असली है। इसमें क्या शक वाली बात है? जब इतना बड़ा कॉलेज जो संस्थान है, अगर उनको डॉक्टर रितु को अगर अपॉइंटमेंट दिया होगा तो क्या बर्बली थोड़ी दिया होगा? डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। मैं कहता हूँ, नकली वाले देश से मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूँ कि डिग्री की अगर जांच करनी चाहिए तो प्रिंसिपल साहब की होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इनकी डिग्री ओरिजिनल होगी, क्योंकि मानसिकता इनकी जिस हिसाब से बता रही है, तो मुझे लगता है ये मनुवादी तरीके से अपॉइंटमेंट किए गए लोग हैं। ये डिग्री लेकर के नहीं आए होंगे। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, अगर देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर जातिवाद भेदभाव बनाए रखता है, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को तो देश में रहना ही बेकार है। इसको देश से भी बाहर भेज देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल, हमारी पूरी मांग है कि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश में आपस में इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपके बीच में आता हूँ। आप भी दलित समुदाय से आती है मैडम। एक महिला बड़ी बामुश्किल इस लेवल तक पहुँच पाती है, और जब यहाँ पे पहुँचती है तो वो अपना जातीय के आधार पर जो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है कि मतलब इतना मेहनत करके, आप जैसे दलित समुदाय से आती है, उस समुदाय की महिला कोई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और फिर उसको हटा दिया जाए, जबकि SC ST OBC के वोट के लिए तो यहाँ पे लोग पता नहीं
चरण छूने को तैयार हो जाएंगे भी 2024 आने दो आप। जी देखिए, हमारे समाज की महिला और वो इतने बड़े पद पे आज प्रोफेसर बनना, देखिए मैं बोल रही हूँ कि स्वर्ण जिन तथाकथित ये जो स्वर्ण लोग होते हैं उनके बच्चे भी शायद ही ऐसे पदों पर पहुँच पाते होंगे। और जहाँ हमारे पास संसाधनों की कमी, हम पढ़ने का सपना तो बहुत दूर की बात है, हम पढ़ाने का सपना जो आज प्रोफेसर रितु इतनी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जिसको बोलते हैं सम्मानित हमारी बहन न्याय के लिए बैठी हैं, आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां नस्लें चाहे SC ST OBC माइनॉरिटीज कैसे इस वर्ण व्यवस्था का, इस जातिवाद व्यवस्था का मुकाबला करेंगी। आज आपने एक वर्ड यूज किया सवर्ण लोग, सारे सवर्ण खराब होते हैं? हाँ जी, सारे खराब है। जब वो अपने आप को, अभी मैं यहाँ भी देख रही हूँ चुनाव का माहौल चल रहा है, छात्र राजनीति आप देखिए जितने भी हैं ABVP वाले या अन्य NSUI वाले, सब में मैंने सवाल किया सारे सवर्ण खराब है, आपने बोला हाँ खराब है कि सारे सवर्ण खराब है? सारे स्वर्ण खराब नहीं है, जब तक उनकी मनुवादी सोच अगर है, जातिवादी सोच है तो वो खराब है। जो देश चला रहे हैं OBC से अपने आप को बताते हैं वो, मतलब वो बाकी सब ठीक है? नहीं, मैंने मोदी जी को मैं कभी सही नहीं बोलती। मोदी जी की जो सोच मोदी है, जी की आपने जाति की बात करी, सवर्ण को आपने बोला कि सब खराब है, जिसकी मनवादी विचारधारा, ये कह रही है ना जी। तो इसी देश की जनता ने आप ही लोग कुर्सी पे बिठाती हो, मोदी जी OBC से आते हैं कुर्सी पे बिठाया, तो अब किसको चुनाओगी? कोई सवर्ण बैठा है कुर्सी पे? स्वर्ण नहीं बैठा, लेकिन OBC बैठा है जो स्वर्णों के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है उनकी, वहाँ से उनके सारे पूंजीपति, उनके सारे वही लोग हैं। 5-6% ब्राह्मण है हम, एक बात कह रहा हूँ, 5-6% देश में वो कुर्सी पे बिठा सकता है, आप 80% वोटर हो। क्षत्रिय वैश्य ये भी तो हैं जो 3 वर्ण हैं, उनसे मिली सरकार है ये। सिर्फ ब्राह्मण तो सिर्फ ये जातिवाद जो ब्राह्मणवाद है वो अलग है, लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उन्होंने कुर्सी पर इनको जो इनके कैसे बिठा देगा? मतलब 20-22% भी वोट नहीं बनते हैं। आप आंकड़ा उठा के देखो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए, आप भी एक महिला हैं, जो चीज़ चल रहा है अभी देश में, खास करके डॉक्टर रितु सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। एक महिला बहुत परिस्थितियों को मात दे करके यहाँ तक पहुँचती है, खासकर दलित समुदाय से वो आती हैं, और उसके बाद वो जो आरोप लगा रहे हैं अपने आप में बहुत गंभीर है। आखिर इस पे एक्शन, चलिए इसकी जांच ही बिठा दी जाती कि जो कह रही हैं वो सही है, वो पढ़ाने में कितनी माहिर है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई होगी, सब चेक करके हुआ होगा। आज आप कह रही हैं वो गलत पढ़ा रही हैं। जो सविता राय प्रिंसिपल जो है दौलतराम कॉलेज की, उन पर उन्होंने ये आरोप लगाया है, तो सरकार चुप्पी मार के क्यों बैठी है? सर, ये आरोप लगाया नहीं गया, बिल्कुल जो साक्षात जो चीज़ है वो आरोपित हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है कि जब FIR हो जाती है, पहली बात तो आप ये जानिए कि जब SC ST एक्ट में FIR करवाना ही बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, जबकि इस केस के अंदर ये है कि FIR जो है SC ST एक्ट में हो चुकी है, और उसके अलावा भी चार्जशीटेड हो चुकी है। चार्जशीटेड में ये है कि जो 35 जो नेग्लिजेंस इन्होंने किया था वो भी प्रूव्ड हो चुके हैं। तो वो आरोपित समझ लीजिए एक चार्ज फ्रेम होना बाकी हो गया है, नहीं तो पूरी तरह से वो आरोप हमारे हिसाब से बिल्कुल वो आरोपित एक्यूज्ड हैं। और दूसरी बात यह है कि आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, ये पहले ही शिकार नहीं है डॉक्टर रितु, क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना होगा कि पायल तड़वी हो गई या रोहित वेमुला हो गया, ये तमाम अभी हाल ही में IIT में आपने देखा दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर संस्थागत क्या नाम है हत्या का शिकार हुआ, क्योंकि वो हत्या नहीं कर रहे। अब एक बहुजन समाज का, क्योंकि मैं सिर्फ दलित उसके ना SC ST OBC मांडी समाज के लोग जो होते हैं वैसे ही आर्थिक रूप से कितने कमज़ोर होते हैं, और उतना कमज़ोर हालत में पढ़ने के बावजूद जब वो उच्च शिक्षा संस्थानों में आते हैं, अगर उनके पास संसाधन नहीं होते, उसके बावजूद भी अगर वो उस लेवल तक अगर पहुंच रहे हैं, और उनको फिर भी इतना मैंने चीज़ों को पढ़ा कि जो राहुल ये पायल जो तड़वी थी, जो एक डॉक्टर थी, और उसके बावजूद भी उसे मतलब जो चीज़ उसे काम करना चाहिए, जो डॉक्टर की जो एक प्रोफेशन है, उस चीज़ को वो करने की बजाय उसे ऐसे कार्य करवाए जाते थे कि जो मतलब रसोई से रिलेटेड तमाम चीज़ें की मतलब ये है कि इस देश को चलाने वाले, मैं बार बार उस चीज़ को पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप जिस समुदाय के आते हैं उस समुदाय के हाथ में सत्ता की चाबी है, आप ही चाबी देते हो, आप ही रोड पे खड़े होकर चिल्लाते हो। देखिए बात यह है कि अगर यही तो सबसे बड़ी बात है कि जनता की सबसे बड़ी कमी है कि अगर जनता अगर एक हो जाए और जनता अपने वोट की कीमत, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया है, शायद उस वोट की कीमत को लोग जान नहीं रहे हैं, उसे छोटे से शराब या बहकावे में आकर उस चीज़ को बेच दे रहे हैं। अगर वो अपनी वोट की ताकत अगर को पहचान ले, तो इस ढंग से जो सत्ताधारी जो मनवादी जो सोच के लोग हैं वो सत्ता पर बैठेंगे नहीं, और ना ही किसी
और जो ये दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, उस पर अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि अत्याचार की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वो शासन में उनकी सत्ता पे उनका काबिज नहीं है। चलिए ये सबसे बड़ी आपके पास आता हूं। मुझे एक चीज़ बताइए आपसे, आप ये डॉक्टर रितु सिंह की फ़ोटो लेके खड़े हैं, इस देश में जब भी चुनाव होता है आप देखेंगे नेताओं और मंत्रियों की लाइन लग जाएगी आपके दरवाजे पे, खाना खाने से लेकर के सब कुछ करने आ जाते हैं। उसी दलित समुदाय के साथ तरह तरह के अत्याचार की जब घटना सामने आती है कोई नहीं बोलता, आके कोई नहीं बोलता है। सवाल आज सबसे बड़ा ये है कि सब कुछ होते हुए भी 2024 का अभी इलेक्शन भी है, सब कुछ सामने है, दलित नंगी आंखों से देख रहा है कि उसके साथ जो उसका बन के आता है उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, आखिर उसके आंख में पट्टी कौन सा चढ़ जाता है, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। हमने नहीं कहा, मोदी जी ने खुद कहा। मोदी जी की बात और गधे की लात इस देश के अंदर फिट बैठती है। ये इस देश के अंदर जो मानसिक गुलाम जो लोग हैं उनको कहा गया कि ये ओबीसी है, और ओबीसी भी कौन सा, ओबीसी भी ये बताया अति पिछड़ा। ये कोई ओबीसी नहीं है, ये फोकस ओबीसी है। और तमाम एससी के लोगों को, तमाम ओबीसी के लोगों को आंखों पे पट्टी बांध के ओबीसी का नारा देके, जातिगत जनगणना का नारा देके, 2 करोड़ नौकरियों का नारा देके, शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात करके, स्कूलों खोलने की बात करके, लेकिन वही नरेंद्र मोदी सरकार है इस देश के अंदर स्कूल बंद करेंगे, इस देश के अंदर शिक्षा का बजट घटाया गया, इस देश के अंदर जमीनों पे कब्जा किए गए, और तमाम तरीके के झूठे लारे लपे देके ये सत्ता में आए। नहीं, उस झूठ को पकड़ने में 10 साल लग गए, जब पूरी बर्बादी के कगार पे पहुंच गए तब। देखिए 2019 से पता नहीं चला। आपकी सही बात है, मानसिक गुलामी जब 15-15 लाख रुपए जब अकाउंट में आ रहे थे ना, तो बड़ी गुदगदी मच रही थी हमारे, क्योंकि हमारे 4 पीढ़ियों ने 15 लाख रुपए नहीं देखे थे। हमारा दादा ने भी यही बात कही, हमारे बाप ने भी यही बात कही, और हमारे भी जहन में यही आई, और हमने अपने बच्चों को भी कहा कि भाई 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी देगा, फ्री शिक्षा देगा, बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो एडमिशन हो सकता है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जहां पढ़ने की जगह है वहां हमारे बच्चे नहीं जा सकते। कि 15 लाख में तो नहीं जा सकते हैं ना, 15 लाख में तो यहाँ तक आ जाएंगे, आधे फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, और हो सकता हजारों की संख्या में कोई एक आधा बालक कामयाब हो जाएगा। ये सारे का सारा जो प्रोपगंडा था, ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने बड़ी बढ़िया तरीके से मल मल के, घिस घिस के, सफाई कर करके लेपने का काम किया। नहीं, लेकिन एक बात तो आपने जब मान लिया ना कि लालच में फंसे थे ना। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहे हैं ना, लालच था ना, बिल्कुल। अभी अरे हमारा नहीं था, देखिए आप पर्टिकुलर ये ना कहें। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबके लालच दिया गया ना। बिल्कुल, लारे लपे, लालच नहीं, लारे लपे। भाई अगर लालच होता 15 लाख आ जाते तो तसल्ली होती ना, तो 15 आए। और जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटें हैं उससे अलग कोई एमपी नहीं बना, कोई विधायक इस देश में नहीं बनता। और रही ओबीसी की बात, मैं आपके माध्यम से तमाम इस देश के लोगों को कहना चाहता हूं, अरे ओबीसी के लोगों का इस धरती के अंदर, शिक्षा के अंदर कहीं उनके हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जो पार्टियों के दलाल हैं, जो पार्टियों के गुलाम हैं, वो सत्ता में जाते हैं कि बीजेपी का, कांग्रेस का या अन्य दलों का। वाकई में जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, जिसकी जातिगत जनगणना की हम रात दिन बात कहते हैं आप जैसे साथियों के माध्यम से, कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो जाए। कितने इस देश के अंदर किस जाति के प्रोफेसर हैं, कितनी उनके पास ज़मीन है, कितने उनके पास पेट्रोल पंप है, और कितनी उनके पास शिक्षा है। अगर ये जातिगत जनगणना इस देश में हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और हम इस सरकारों से कुछ नहीं मांगते, और ये इस सरकार ने करनी नहीं है। हम आपको ये और बता दें, ये निकम्मी, नालायक, वाहियात सरकार ये नहीं करेगी। ये भी इस देश के, जैसे कि यूपी, बिहार से अभी जातिगत जनगणना का बीड़ा उठाया है, और उसी तरीके से अभी बहुत जल्दी मात पड़ने वाली है इनको। नीतीश कुमार सही कर रहा। नीतीश कुमार को जब
किसी की चांद पर जूते पड़ जाते हैं ना, तो अकल ठिकाने अच्छे अच्छे की आ जाए। जब वो पिटा छिटा वहां पे, जब उसकी जमीन खिसक गई और बीजेपी ने उसको बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया, तब उसका जाके दिमाग खुला कि अब तो मेरे भाई के पास ही जाना बेस्ट है। तब जाके वो आरजेडी के पास आया, लालू जी के पास आया, और तब जाके न वो सत्ता में बैठे। और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, हमारे को आशा और उम्मीद है उस धरती से बिहार की, चाहे वहाँ कर्पूरी ठाकुर की बात हो और चाहे लालू जी की बात हो, और बहुत जयनारायण वर्मा जैसे प्लानित बहुत तमाम सारे ऐसे जो नेता हुए, जो वहाँ की जो लड़ाई है उससे हम सीख के न और इस सरकार को हम पतन करने का काम करेंगे। अब की बार इनके झांसे में नहीं आएंगे, इनके लालच और लोभ में नहीं आएंगे। एक सवाल मेरा आखिरी है आपसे कि आपने देखा होगा कि अभी यूपी में घोसी का चुनाव हुआ, G20 के चमक दमक में उस चुनाव में जो आपकी एनडीए हारी और इंडिया गठबंधन की जीत हुई, कहा जा रहा था कि एक टेस्ट था ऑलमोस्ट। अगर वहाँ पे इंडिया गठबंधन हार जाती तो टीवी पे बहुत बड़े बड़े सब कुछ छोड़ के वही चल रहा होता कि गठबंधन फेल हो गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पीछे पड़े हुए हैं तमाम न्यूज़ चैनल। जब जीत गई तो खामोशी छा गई। तो आपको लगता है कि इंडिया और एनडीए का जो गठबंधन इस बार बना है, क्या वो इफेक्टिव होगा, क्या प्रभावशाली होगा इस बार भारत में? देखिए, जो सीट की आप बात कर रहे हैं घोसी की, उस सीट के बारे में इस देश के तमाम न्यूज़ चैनलों ने, अखबारों ने, किसी ने ये नहीं छापा कि यहाँ पे 42,000 वोटों से जीता है। जहाँ 2,000 वोटों से जीता, जहाँ 1,200 वोटों से जीता, जहाँ 300 वोटों से जीता, और ये कहा फ्रंट पेज के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई गई कि बीजेपी 3 सीट जीत की, सातों में है। हम तो उनको भी यही कहना चाह रहे हैं और जनता को भी यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम पढ़े लिखो, गधे मत बनो। अरे फैक्ट फाइंडिंग कर लेते कि किस सीट पे बीजेपी को कितनी जीत मिली है और किस सीट पे सपा को कितनी जीत मिली है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और तब हम कहते कि अब सच्चाई बोले। ये हालात है इस देश के अंदर, लोगों के जहन के अंदर मंच गुलाम बनाने का। नहीं, इस बार लगता है कि इंडिया जो है, जिस तरह से सारे चीज़ों पे कब्जा कर लिया गया है, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, हर चीज़ हर 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 चीज़ का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए मौजूदा सरकार कर रही है। उस वक्त में जबकि इंडिया की जो मैं गठबंधन की बात करूं, इंडिया गठबंधन की, उसको टीवी पे जगह नहीं दिया जाता, न्यूज़ चैनलों में जगह नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी जो इन्होंने इंडिया और भारत के में जो फंस चुके हैं बीजेपी, जब वो कहते हैं कि नहीं अब भारत कहना है, ये कहना है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस गठबंधन ने अब बीजेपी को खिलाना शुरू किया है कि अब तुम मेरे बॉल पे खेलो। पहली बार नहीं लग रहा ऐसा? देखिए, अभी लगातार इस देश के अंदर जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसके अंदर तमाम ऐसे संगठन, ऐसे घटक दल जो आ रहे हैं और बीजेपी की चूड़ें ढीली होती जा रही हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जो पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, उस यात्रा के बाद में तमाम इस देश के लोगों को, और ख़ास करके हमने भी इस बात का ये हो गया है कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ेगा, और वही हाथ मिला करके उसी आशा उम्मीद के साथ अब की बार ये लग रहा है कि ये जाने वाले हैं। और ये डेली जो टेंट लगते हैं, जो डेली जो महिलाओं के साथ इस देश की महिलाओं की बात करते हैं, हम खाली ऋतु की बात नहीं करते हैं, हम खाली दलित की बात नहीं करते हैं। अगर कोई पीड़ित है इस देश के अंदर, वो महिला है, बेटी है। हम तमाम इस देश की बेटियों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम बेटियों के साथ में जब अत्याचार जुल्म हुआ तो उनको जातियों में बांटने का काम करा, धर्मों में बांटने का काम किया। लेकिन हम इस विचार के साथ नहीं हैं बिल्कुल भी उनके। हम तो जो बहन बेटियों के साथ जहाँ भी अत्याचार जुल्म हुआ, चाहे वो जंतर मंतर पे बात हो पहलवान बेटियों के साथ में, चाहे यूपी की बात हो, तमाम देश की जो भी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं, सरकार के साथ मुखरता से लड़ेंगे और मुखरता से अपनी बात रखेंगे। और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, इन्होंने तो 2 बार चढ़ा ली है, अब आगे चढ़ने वाली नहीं है। आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे। चलिए, काठ की आंधी 2 बार तो चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। क्या ये सच होगा, या जनता को जिस तरह से हर वक्त हर नए नए मुद्दे में उलझा करके और जनता के मुद्दे को बीच से गायब करके और गोदी मीडिया को कहते हैं ना चाड़ा दे दिया जाता है कि इसको चलाते रहो, तो क्या
नरेंद्र मोदी सरकार इस बार भी उसी चाल में कामयाब होगी कि जनता का मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी के सारे मुद्दे ये सब गायब हो जाएंगे और कोई नया मुद्दा, इंडिया भारत का मुद्दा, अलग अलग तरीके के नए नए मुद्दे जिसका जनता से अपना कोई सरोकार ही ना हो, क्या उन्हीं मुद्दों को उछाल के गोदी मीडिया को यूज़ करके, और क्या जनता गोदी मीडिया की एक बात भी सुनेगी और मानेगी? और अगर गोदी मीडिया की चल रही होती तो घोसी सीट बीजेपी कभी हारती नहीं, एनडीए कभी हारती नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया की भी कहीं ना कहीं और बिल्कुल अच्छी तरीके से जनता ये समझ चुकी है कि इस गोदी मीडिया को क्या सुनना है। कपिल शर्मा की शो की तरह इसको सुनो और हंस के निकाल दो। नमस्कार।